औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामीन, मौसम के लिहाज से जब हम बात करेंगे तो मौसम अच्छा भी है लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है। दिन को धूप रही, सूरज चमकता रहा, लेकिन टेम्परेचर जो था वो 4-5 के करीब था, लेकिन उसकी जो फीलिंग्स रात तक भी चली जाती हैं, 17-18 तक, 15 तक होती हैं। तो इस पर भी बातचीत होती रहती है। आप भी एहतियात किया करें, खासकर जो काम करने वाले लोग हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं और अपनी गाड़ियों में जाते हैं। तो बेहतर है कि अगर ट्रेनों बसों में सफ़र करें तो वो भी आसान रहता है, लेकिन जो जो आपके पास सहूलियात हैं उसे आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। सामने नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक पढ़े लिखे नौजवान और तजुर्बाकार इंजीनियर भी हैं और केमिकल इंजीनियर हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में उनके पास अफाइंग है, क्वालिफिकेशंस हैं, सियासतदान भी हैं। मेरी मुराद है कामरान कुरैशी एक बार फिर हमारे साथ हैं। कामरान, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सामीन को बहुत शुक्रिया फैज साहब, आपने हमें इज्जत बख्शी। और जी जी, आप फोन करते हैं हमें कामरान, जी। अब आपसे जानना चाहेंगे मौसम के हवाले से, आपका मौसम कैसा है? सर्दी है, गर्मी है, या ठंड है, या धूप है? यहाँ पर वैसे आपको पता है कि टेम्परेचर तो 6-7 तक पहुंच जाता है सुबह को। लेकिन अभी जो है वो माइनस में है, 1 हो जाता है, -2 हो जाता है। लेकिन जो जो हवा चलती है ना, वो बहुत एक मतलब है, एक ऐसी लगती है जैसे कोई -15 डिग्री है। हवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगती है इंसान को, हवा बहुत चल रही है। जी, ऐसा। चलें, आवाज़ चलती है, लेकिन काम करने वालों को जो है वो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। आप गाड़ी चलाते वक़्त, चूँकि आप भी सारा दिन जो है वो आगे पीछे लेफ़्ट राइट जो होते चलते रहते हैं, गाड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एहतियात करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ जो सियासी सरगर्मी है, दुनिया की खबरें, आपकी स्वीडन में आप आज बर्निंग न्यूज़ चल रही है किसी शहज़ादे के हवाले से या बादशाह फैमिली के हवाले से, क्या खबर है? नॉर्वे से चली है। जी, जी। रैसा, पहले तो मैं वाक़ई फिर आपका शुक्रिया करूँगा कि आप माशाल्लाह ये रेडियो कई साल से आप चला रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं। और कोई आपकी लालच नहीं है, किसी किस्म से आप मालूमात दे रहे हैं, आप जो जनरेशन है उनको उनकी ज़बान में जो रहते हैं, उनसे आप शेयर करते हैं। तो इस पे मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जो आपकी कोशिशें हैं, जो आपकी इतनी जो सक्सेस है, अल्लाह आपको दे और आपकी कोशिशें कामयाब करे। जी, रह साहब, आपने बिल्कुल सही सुना है कि कि ये जो नॉर्वे की जो एक बहुत बड़ी खबर है, जो पूरे स्कैंडिनेविया में इस वक़्त हाइलाइट हुई है। और पहले उस पे आई हुई है, वो जो अखबार का हेडलाइन्स बनी, वो ये है कि आपको पता होगा कि नॉर्वे के अंदर एक एक मतलब है प्रिंस है, उसका आपने शायद उसका नाम भी आपने सुना होगा, मारियोस बोरी के नाम से, होयबी, यानी मारियस बोरी होयबी है। वो मैं आपको थोड़ा-सा उसकी बैकग्राउंड समझा देता हूँ, फिर मैं उसका आपको पता लगे ये कौन है, क्या करता है। ये ऐसे होता है, जो क्राउन प्रिंस है नॉर्वे का, वो शादी करता है। तो वो 2001 में, तो वो उससे शादी करता है जो एक बच्चे की माँ होती है। यानी वो एक शादीशुदा जो एक एक आप तलाक याफ्ता आप कह सकते हैं, जिसके साथ एक बच्चा ऑलरेडी उससे शादी कर लेता है। उसका एक बेटा होता है। उसका बेटा है मारियस बोरी हर्बी। तो वो बेटा भी वो एक रॉयल फैमिली में आ जाती है, जब आपकी शादी हो जाती है, तो वो भी एक प्रिंस यानी एक शहज़ादी बन जाती है, प्रिंसेस जिसको कहते हैं। तो उस वक़्त जो उसका बेटा पैदा होता है, वो पैदा होता है 97 में। जब उसकी शादी होती है उस वक़्त उसकी उम्र होती है 4 ईयर, क्योंकि वो 1997 की पैदाइश होता है। अब उस बंदे की अगर आप देखें तो तकरीबन 29 ईयर्स है। तो वो बंदा आके ऐसा-ऐसा अपनी फैमिली में, आपको पता है नॉर्वे की शहज़ादी बन जाती है, फ्यूचर की क्वीन भी होगी वो। तो वो वहाँ पर उसकी परवरिश होती है, पढ़ता है, लेकिन वो जो इंसान है वो गलत कामों में पड़ जाता है। वो मतलब है डिफरेंट नशों में हो जाता है, शराब में हो जाता है, लड़ाई झगड़े में आ जाता है। आपको पता है, जब जो नशा होता है वो आपके दिमाग के ऊपर, आपको जितना भी हो दिमाग को फालिज कर देता है, तो बंदा अग्रेसिव हो जाता है, चीज़ें आ जाती हैं। तो वो वहाँ से उसकी रवैया सही नहीं था। तो पहले-पहले तो उसको छुपाए रखा मीडिया ने डिफरेंट तरीके के साथ।
फिर उसके साथ मतलब है वो नशे की हालत में और शराब की हालत में फिर उसको आपको पता है वो उसको लड़कियों की आदत आदत हो गई। उसके फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब उसके चीज़ें हुई तो पह एक उसके ऊपर केस शुरू हो गए। रेप का एक बहुत बड़ा केस केस उसके ऊपर है 2016 में आया था। तो वहाँ से होते-होते तो अभी जो है उसके ऊपर सबसे बड़ा जो भी अभी 38 पॉइंट्स उसके ऊपर आए हुए हैं। अब 38 पॉइंट्स में क्या-क्या चीज़ें आई हुई हैं, उसमें वो आया हुआ है कि उस बंदे ने डिफरेंट लड़कियों के साथ रेप किया, नंबर 1। नंबर 2 उसने खुद भी हेरोइन यानी चरस, अफ़ीम, नारकोटिक इस्तेमाल की और बेची भी। 2 तीसरा उसके ऊपर जो है वो ये है कि शराब और लड़ाइयाँ करना, शराब पी के सब कुछ करके बाहर लड़ाइयाँ करना, लोगों को मारना, धमकियाँ देना। एक तो ये केस आ गया। फिर उसके ऊपर जो केस है वो ये भी अब ऐसा-ऐसा पता लगा कि वो गाड़ी चलाता था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। ये भी एक कानून के अगेंस्ट है। तो इस तरह उन्होंने पॉइंट उसके जो डिफरेंट पॉइंट्स थे कि और डिफरेंट औरतें भी इन्वॉल्व हुई, डिफरेंट चीज़ें भी। तो उसमें उन्होंने 38 पॉइंट्स उसको बनाए। उसमें फिर उसने बताया कि मैं किस तरह लाता था, हम कहाँ पार्टी करते थे, कहाँ पर हम सोते थे, कैसे मैं लड़कियों को इन्वॉल्व करता था। और उसके सिलसिले में उसको पकड़ लिया पुलिस ने और इसके ऊपर फिलहाल केस चल रहा है। और अगर 38 पॉइंट्स जो अगर इसमें क्योंकि इसके पास था एक मोबाइल फ़ोन। ये जब भी कोई काम करता था या कोई मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ में होता था, तो ये वीडियोज़ बना लेता है जैसे बंदा सब कुछ। तो ये जो मोबाइल फ़ोन होता है, ये समझें आपका एक अहम चीज़ है। आपने एक दफ़ा तस्वीर उतार ली ना, तो वो उसमें रहती है फ़ोन में, बेशक आप उसको डिलीट करें, ना करें। तो पुलिस ने उसका फ़ोन ले लिया, तो फ़ोन में उसकी डिफरेंट वीडियोज़ निकल आई, तस्वीर निकल आई। और आप जब आपकी तस्वीर उतारते हैं, तो तस्वीर के ऊपर हमेशा लिखा होता है, डेट आती है, तारीख आती है। अब तो ये भी आ जाता है कि वो जगह कौन-सी थी। यानी पूरा उसका पिन पॉइंट भी आ जाता है उसका। तो फिर वो डिफरेंट जो उसकी गर्लफ्रेंडें भी रह चुकी थी, वो भी इन्वॉल्व हो गई हैं कि हमें ये धमकियाँ भी दिया करता था। तो उनके भी स्टेटमेंट्स अब आ गए हैं। तो अब जो इसको जो प्रिंस तो ये नहीं बन सकता था क्योंकि इसकी जो वालिदा थी वो ये पीछे से शादी करके वो आया हुआ था। तो इसको कहते हैं बोनस प्रिंस यानी बोनस प्रिंस इसको आप कह सकते हैं कि ये प्रिंस तो नहीं है लेकिन ये पीछे से शादी करके क्योंकि उसका वो बेटा था जो क्राउन प्रिंस का जो नॉर्वे की उसका पिछला बेटा आप कह सकते हैं। तो वो उसको बोनस प्रिंस के नाम पे आप कह सकते हैं। जी। तो अगर ये इसकी और जब ये सारी एविडेंस भी हैं, स्टेटमेंट्स भी हैं, विटनेस भी हैं और जो लड़कियाँ इस्तेमाल हुई क्लब में जैसे मिले, कहाँ मिले और वो किस तरह उन्हें इनवाइट करता था, किस तरह उनके साथ पार्टीज़ करता था। तो डिफरेंट उनके साथ अगर ये सब कुछ मिला दिया जाए, तो इसको जो जो बता रहा है मीडिया कम से कम 16 साल की सज़ा हो सकती है। तो आज उसकी मतलब एक बहुत बड़ा उधर मुकदमा था जो अदालत ने सुना है। तो अभी तक डिसीजन नहीं आया। आपको पता है थोड़ा टाइम लेते हैं। तो अब देखते हैं जी क्या होता है, किस तरह होता है। जी राय साहब। तो ये बात जो है अब मीडिया पे जो आ चुकी है। जी, ये मीडिया पे आ चुकी है। सॉरी मैंने 2016 का गलत कहा जो पहली दफ़ा उसको मतलब है जो शुरू हुआ उसको मतलब है उसको सज़ा हुई जो जो जैसे शुरू हुआ जो जेल में आना वो 2024 था। सॉरी मैंने 2016 गलती से कह दिया। जी राय साहब बोलें। चलें, ये तो अब केस चल पड़ा, अदालत ने फैसला करना है। जब केस चलता है तो फिर अदालतें फैसला करती हैं, डिले नहीं करती। चले, फैसला आएगा फिर आपसे बात करेंगे। इसके अलावा जी, जी। कामरान, पिछले दिनों जो है आप चूंकि सियासतदान भी है, सियासत में भी हिस्सा लेते हैं, ऑलरेडी मजिस्ट्रेट भी आप रह चुके हैं, तो अब सियासत में अगली दफ़ा जो आप इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। जी, राय साहब राय साहब अभी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अभी आपको पता है कि अभी देखते हैं क्या होता है क्योंकि अभी इस साल सितंबर में 2026 में इंशाल्लाह इलेक्शन मतलब इस साल है। तो अभी हम देखते हैं तो अभी हम सोशल डेमोक्रेट की तरफ से बिल्कुल हमने कागज़ भी जमा करवा दिए हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, अभी लिस्ट में नाम आएगा, कैसे आएगा? तो इंशाल्लाह हमें इस महीने के एंड तक हमें पता लग जाएगा। जी, राय साहब। तो इलेक्शन से पहले क्या ये सही है कि इलेक्शन में कीमतें कम होंगी, मम्स वगैरह जिसे वेट कहते हैं, तो ये चीज़ों की कमी हो रही है आपके शहर में? जी, राय साहब, ये 1 अप्रैल 2026 में
ये स्वीडन में आपको मैं ज़रा बता दूँ थोड़ा-सा आपके सामयिन को समझने पे ईज़ी रहे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सॉरी, इसी तरीके से समझाया जाए ताकि आपके लोगों को समझ आए। अब आप वेट जिनको कहते हैं, सेल टैक्स कहते हैं, वो है 25%। आप आप एक चेयर खरीदें, आप एक सोफ़ा खरीदें, टीवी खरीदें, मोबाइल खरीदें, यहाँ तक कि अगर आप अपने जूते भी खरीदें, कपड़े, उसमें 25% है। लेकिन खाने की चीज़ों में है 12% स्वीडन ने की है, ताकि खाने की चीज़ें चीप रहें। जैसे आप अपना गोश्त लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, मक्खन लेते हैं, तो उसपे तकरीबन है, तो ये 12%। तो इस वजह से उनकी कीमतें भी स्टेबल रहती हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये जो कीमतें वगैरह हैं, ये बहुत ज़्यादा, यानी ये कोई 5%, 10% इंक्रीज़ नहीं हुई। ये कीमतें ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। कभी-कभी ट्रिपल भी हो गई हैं, डबल भी हो गई हैं, कोई 50% बढ़ गया, कोई 30% बढ़ गया, कोई 70% बढ़ गया। तो उन्होंने कहा कि कीमतों को तो हम नहीं कुछ कर सकते। तो उन्होंने कहा कि जो खाने पे हम 12% वेट या सेल टैक्स आप उसे कह सकते हैं, उसको हम हाफ़ कर देते हैं 6%, ताकि चीज़ें तो उतनी महँगी है, क्योंकि आप जो स्वीडन है वो डिपेंडेबल है, फ्रूट स्वीडन नहीं बनाता। गैर मुल्क से इम्पोर्ट करता है, चावल हो गए आपका। ये कोई एग्रीकल्चर मुल्क तो नहीं है। स्वीडन के अंदर जो एग्रीकल्चर होता है वो होता है सिर्फ़ 4%। तो इनको चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इन्होंने कहा है कि हम टैक्स को हाफ़ कर देते हैं, सेल टैक्स को, ताकि कीमतें भी थोड़ा नीचे आ जाएँ और लोगों को भी रिलीफ़ मिल जाए और लॉलीपॉप भी मिल जाए मुल्क में, ताकि हमें वोट भी मिल जाए। जी, राज़। चलें वोट की भी बात होगी, चले पब्लिक तो आवाम को तो फ़ायदा होगा ना? जी, 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 पब्लिक अवाम को फ़ायदा तो होता है, लेकिन एक चीज़ देखें देखें, वो कोई पैसे जो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट कोई उनके पास कोई वो तो नहीं है कि कोई मशीन में छापेंगे, उन्हें भी कहीं न कहीं से वो पैसे निकालने होते हैं। अब वो एक गिव एंड टेक होता है, वो एक चीज़ आपसे अगर दे रहे हैं, दूसरे तरीके से आपसे लेंगे भी तो सही, क्योंकि वही पैसा, अवाम का पैसा अवाम के ऊपर है। लेकिन अब वो पैसा ज़्यादा नहीं आ रहा वहाँ से, तो वो जो कंपनसेट करेंगे, वो डिफरेंट तरीकों से करेंगे। वो उन्होंने शायद आपके आपके हेल्थ से पैसा निकलाएँ, थोड़ा-सा निकालें, या वो आपका कोई डिफरेंट चीज़ें आपकी बढ़ा दें। अब मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। पहले स्वीडन में पासपोर्ट की कीमत होती थी 400 क्रोना, ठीक है जी? वो पासपोर्ट आपका वैलिड होता है 10 साल के लिए, ठीक है जी? उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कीमत हम 400 ही रखेंगे, वो हम कीमत नहीं बढ़ाते। लेकिन पासपोर्ट की जो वैलिडिटी होगी वो 4 साल की 5 साल की होगी। उन्होंने फिर वो पासपोर्ट, समझे आपने, 4 साल के बाद दोबारा बनाना होगा। वो पासपोर्ट की बढ़ गई है, तो कीमत तो मतलब है आपको तो, और जो बंदा आपको 4 साल में 400 करोड़ में 10 साल के लिए मिलता था, अब वो आपको 800 करोड़ में 10 साल के लिए मिलेगा। यानी कीमत उन्होंने मतलब है वही रखी है, लेकिन उसकी जो एक्सपायरी डेट है पासपोर्ट की, वो आधी कर दी है, 5 साल कर दी। तो इस वजह से, इस तरह से वो पैसे मतलब है हमसे लेंगे भी डिफरेंट तरीके से और काटेंगे भी कहीं से। जी, ऐसा। चलें कामरान, जल्दी-जल्दी जो है ना बताते जाएँ। एक तो महँगाई भी वहाँ आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है, चीज़ों की जिस तरह आप बताते हैं कीमतें कम नहीं होती, कहीं न कहीं उन्होंने पूरी करनी होती हैं। मकान भी महँगे हो रहे हैं, बन भी ज़्यादा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा हो रही है, किराए भी बढ़ रहे हैं। ये होने क्या जा रहा है पूरी दुनिया में? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप इकोनॉमी पे बात करें और आप अगर एक-एक मतलब है वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, उसमें 3-4 चीज़ें हैं कि इस वक़्त आपको देखें कि एनर्जी, इस वक़्त जो ये चल रहा है, इतनी सर्दी है, इतनी हवा है, इस वक़्त आप देखें कि हमें बिजली चाहिए होती है। हर बंदे को हीटिंग चाहिए, क्योंकि जिस तरह जो मौसम चल रहा है। आपका बिजली की कीमत बहुत बढ़ गई है। फिर स्वीडन की मैं बात करूँगा। अब स्वीडन की जो बिजली है वो बनती है नॉर्थ स्वीडन में, क्योंकि पहाड़ भी नॉर्थ में है, पानी भी नॉर्थ में है, हाइड्रो जो बिजली भी वहाँ से बन, तो फिर बिजली को लाया जाता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन जो मोस्टली आबादी है स्वीडन की, वो नॉर्थ में नहीं है। जो बिजली को कंज़म्पशन करती है, जो खर्च करती है, उसको यूज़ करती है, वो आपकी है थोड़ी-सी सेंट्रल स्वीडन में, फिर आपकी आ जाती है साउथ स्वीडन। तो उस बिजली को लाना, उसको मतलब है, फिर आपको पता है रेजिस्टेंस आती है उसके अंदर, केबल्स के अंदर। तो वहाँ से लाने के लिए फिर खंभे लगाने होते हैं, नेटवर्क लगाना होता है, उसमें कई बिलियन मतलब है करोड़े लगते हैं। तो वो जो बिजली की कीमत, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई मिसाल के तौर पे 20 पैसे हैं, वो आते-आते आपकी कीमत 1 करोड़ हो जाती है। यानी वो कीमत आपकी 4 गुना बढ़ गई, 5 गुना बढ़ गई, 4 गुना तो 1 तो है, 4 गुना बढ़ गई आपकी वो कीमत। तो
वो यहाँ हम जो साउथ में रहते हैं, उसको हम वो कीमत हमने उसकी देनी होती है। तो ये मतलब है, ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो मैंने आपको डोमेस्टिक तौर पे बता रहा हूँ। फिर आपको मैं बताता हूँ थोड़ा इंटरनेशनल तौर पे कि ये कीमतें क्यों जा रही हैं, किस तरह आ रही हैं। फिर आपको पता है आजकल जो सिचुएशन चल रही है, वॉर की चल रही है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ईरान की। अब वो चाहते हैं कि हमने ईरान पे हमला करना है। अब ईरान पे अगर हमला करते हैं, कुछ सैंक्शन लगती है, जैसे कुछ होती है, तो ईरान, रशिया को भी सैंक्शन लगा रहे हैं। फिर क्या होगा आप बताएं? जब आपको पास मिसाल तौर पे मुल्क लेने वाले होंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इजी ताकि समझ आए आपके सामने इनको। हमको चाहिए 50 100 लीटर हमें चाहिए ऑयल पर मंथ, ठीक है जी। लेकिन जो प्रोडक्शन दे रहे हैं ना, उनके पास है 200 लीटर। तो फिर बंदा वहां से बैठ के उनसे डिस्कशन कर सकता है, यार वो तो इतना है, वो इतना है, तो आप कीमत कम करवा सकते हो उसकी, क्योंकि आप बेचने वाले ज्यादा है, लेने वाले कम है। अगर हम इसको उलट कर दें कि बेचने वाले जो है वो बहुत ज्यादा है, अरे बेचने वाले बहुत कम है और खरीदने वाले जो है ना वो बहुत ज्यादा है, फिर बोलियां लगती हैं। फिर आपको पता है फिर ऑक्शन होता है। मिसाल तौर पर ईरान से भी ऑयल लेना बंद, ठीक है, रशिया से भी वो कहता है ऑयल देना बंद। फिर ऑयल की कहाँ से लें? फिर जो ये मिडल ईस्ट हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, इराक, इनके पास इतनी कैपेसिटी तो नहीं है कि आप पूरी दुनिया को दें। रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक वेनेजुएला एक बहुत बड़ा मुल्क है, ईरान भी एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसके पास ऑयल की बहुत सारी ऑयल के अल्लाह ने कुदरती वसाइल दिए हुए हैं। तो वो जो नहीं देंगे तो ऑयल की कीमत बहुत ऊपर चली जाएगी। जब ऑयल की कीमत ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली बिजली की कीमत भी ऊपर जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कीमत भी ऊपर जाएगी। तो जो चीजें वगैरह होंगी, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो भी बहुत ज्यादा मतलब है, उसमें जाना है ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज चल रही है। फिर दूसरी चीज वो अमेरिका देख रहा है, क्योंकि अब मैं थोड़ा आपको इंटरनेशनल तरह जो चाइना जो है, वो आपको पता है दुनिया की 70 से लेकर 80% जो मैन्युफैक्चरिंग जो बना रहा है, जो चीजें वो चाइना बना रहा है, चाइना से चीजें। अब चाइना को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होता है, और उसमें प्लास्टिक भी आ गया है, उसमें आपको लिथियम बैटरियां जो होती हैं, मिनरल्स उसमें आ गए हैं, उसमें उसमें कॉपर आ गया, उसमें ये लोहा आ गया। तो ये चीजें, कोयला उसको चाहिए एनर्जी चलाने के लिए, उसको उसके उसके पास मतलब मैन पावर तो है, लेकिन उसके पास मटेरियल चाहिए और एनर्जी चाहिए, जिससे एक फैक्ट्री चलती है। वो भी डिफरेंट। फिर ये अमेरिका चाहता है कि वो तो सुपर पावर बन रहा है सारे जो, और वो हम उसकी डिपेंडेबल दुनिया बन रही है, क्योंकि उनसे चीजें आ रही हैं। तो उसको भी कम करने के लिए वेनेजुएला को, जैसे वेनेजुएला का ऑयल जो था उस पे अमेरिका ने कब्जा किया। उसने कहा कि जो उसका प्रेसिडेंट था मडूरो, वो जिसको ऊपर से उठा के ही ले गए, यानी ऊपर से आए हैं हेलीकॉप्टर से, उसके घर घुसे हैं, उसको ऊपर ऊपर हेलीकॉप्टर से ही उठा के ले गए। सिर्फ उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन कंपनी उसने निकाल दी थी और चाइना के पास वो कंपनियां जा रही थी। और आपको पता है वेनेजुएला का बहुत बड़ा जो दुनिया सबसे ज्यादा ऑयल जिस मुल्क के पास है ना, वेनेजुएला, तो वो अमेरिका के नजदीक भी है। तो अमेरिका ने उस पर फुल कंट्रोल मतलब है कर रहा है, ताकि ये चाइना पे ना जाए। और चाइना मतलब है डिपेंडेबल, हमारे पास भी कुछ ऐसे कार्ड होने चाहिए कि हम चाइना को कहें हमारे पास ये है पावर, ताकि हम चाइना को भी काउंटर कर सकें। चलें तो कामरान, ये आपने एक खबर दी थी 2 हफ्ते पहले, एक दो खबर दी थी आपने, तो इस पर हम बात करेंगे। वो ब्रेकिंग न्यूज़, अभी वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आपने 2 हफ्ते पहले ये खबर ब्रेक कर दी थी, ये जी अगले जी, हफ्ते वो इस पर बिल्कुल बात करेंगे। वो सामीन के लिए थोड़ा सा आप सस्पेंस रखने दें। बिल्कुल बड़ी जबरदस्त खबर है इस वक्त दुनिया की, वो ऐसी नंबर 1 हेडलाइन है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट, आप जब हमें नेक्स्ट वीक या जब भी करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस पे बिल्कुल करेंगे, ताकि सामीन को इंफॉर्मेशन देंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है और इस दुनिया में क्या चीज हो रही है। और बहुत बड़े स्कैंडल आए हुए हैं, प्रोपेगेंडा आए हुए हैं, ताकि लोग अवेयरनेस हो आपके चैनल के थ्रू। जी रसा। कामरान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। इंशाल्लाह अगली दफ़ा ये सारी बातें, आज आपने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी, अगली दफ़ा और ब्रेकिंग न्यूज़ आप देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राय साहब, मैं आपको दोबारा खराज तहसीन पेश करता हूँ आपको, जो आपकी खिदमात हैं स्पेशली पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तानी फोरम के लिए, और आपके माशाल्लाह इतने सालों की लगातार अनथक और बगैर कोई एक कोरोना आपके लिए हुए, आप मतलब है फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। मैं तो हमारी ना हमारी इतनी मिजाल है ना हमारी जरूरत है, अल्लाह ही आपको इसका अजर दे सकता है। जी राय साहब बहुत शुक्रिया आपकी फोन करने।
अस्सलाम वालेकुम। सामान्य नाजरीन, ये थे कामरान कुरैशी जो कि फ़ज़ाओं में हमारे साथ है। चूँकि ये लोकल इन्फॉर्मेशन होती है, इसका जो असर होता है हमारी कम्युनिटी पर भी असर होता है कि ये जो लोकल चीज़ें होती हैं किस तरह फंक्शन करती हैं और किस तरह हमारी कम्युनिटी को या दूसरी कम्युनिटी को फ़ायदा होता है।